नमस्कार दोस्तों, एनएससीसी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके हिंदी टीचर एमडी सर आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की विशेष तैयारी के लिए ये क्लासें हैं वो जारी की हैं। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं वो इन क्लासों को ज्वाइन करें। हमने कुछ ऐसे प्रश्न पत्र हैं वो बनाए हैं जो प्रश्न पत्र निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। इस परीक्षा की घड़ी में यूँ कहिए कि आपके हम सफर साबित होने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि बिना समय गवाए हम आज के प्रश्न पत्र हैं उनको देखें कि किस तरह के प्रश्न हैं और कैसे हमें परीक्षा कक्ष में इन प्रश्नों का सामना करना है। न केवल सामना करना है बल्कि हमें इनको सही भी करना है और श्योर निश्चित रूप से हमें अगली जो भर्ती है इसमें अपना सिलेक्शन लेना है। तो बिना वक्त गवाए आइए आप मेरे साथ। पहला प्रश्न आज का इन्होंने पूछा है कि कौन सा एक विकल्प है जिसमें संधि विच्छेद है वो उचित है। जी दोस्तों, ये भी एक तरीका हो सकता है पूछने का कि संधि रूप नहीं दिया है, केवल और केवल संधि विच्छेद हमें दे रखे हैं और अगले ने पूछा है कि कौन सा एक संधि विच्छेद है वो उचित है यानी सही है। पहले मैं थोड़ा सा आपको इसमें समझाना चाहूंगा। अगर कभी इस तरह का प्रश्न आ जाए तो आपको ये कैसे डील करना है, कैसे इस प्रश्न का सामना करना है। अगर आपने बहुत ठीक तैयारी कर रखी है तो निश्चित रूप से ये शब्द हैं वो आपके पास हैं, आपके शब्द संग्रह में रहेंगे ये शब्द। देखिए, पहला इन्होंने दिया है उदक अद्रि। जी, मूल शब्द क्या बनता है मैं वो शब्द आपके सामने लाता हूं। मूल शब्द है आपका उदय गय और फिर आपके बचा हुआ हिस्सा है वो अद्रि इसमें शामिल है। मूल शब्द है उदक अद्रि। क्या कुछ है देखिए दोस्तों, पहला इसमें जो शब्द है वो है आपके उदक कै हलंत और इसके साथ अद्रि शब्द है उसकी संधि हुई है। जी दोस्तों, मूल शब्द उदक है, उत्तर दिशा के लिए ये शब्द काम में आता है, नॉर्थ उत्तर दिशा उदक। एक और शब्द देखने को मिलता है उदक, ये पानी के लिए इस्तेमाल होता है। क्या पता किसी एग्जाम में इन दोनों शब्दों को शब्द युग्म में भी पूछ लिया जाए। उदक अद्रि, उत्तर दिशा वाला जो पर्वत है उसके लिए शब्द आता है उदक अद्रि और ये हिमाद्री या उदक अद्रि हिमालय के ही पर्यायवाचियों में शामिल है। तो गय दे रखा है और ये उचित नहीं है, तो दिए गए जो चार ऑप्शन है उनमें से ये ऑप्शन नहीं होगा। अगले शब्द की ओर चलते हैं। शब्द दिया है भवननिष्ठ। देखिएगा इसे आप आराम से। जी, भवननिष्ठ, योर फेथफुली, योर सिंसियरली, जो आप अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करते हैं कुछ उन्हीं से मिलता जुलता शब्द है, पकड़िएगा। मूलतः शब्द जो है वो है भवत, तय हलंत में, और उसके बाद निष्ठा शब्द है, निष्ठ शब्द सामने से जुड़ा है। व्यंजन संधि के नियमों में अगर आपने ठीक से इसे पढ़ रखा है तो आप जानते हैं कि कै च टे तय और पै, इनके बाद में अगर पंचम वर्ण आ रहा है सामने, पंचम वर्ण के साथ इसकी संधि हो रही है तो ये वर्ण है ये भी अपने पंचम में बदल जाएगा। तय जब अपने पंचम में बदलेगा तो शब्द बनेगा भवनिष्ठ। मात्रा है वो दोनों के साथ और इस रूप में आप इसे लिखेंगे। भवन और निष्ठ नए नहीं है, मूलतः शब्द भवत और निष्ठ है। आप इस शब्द पर ध्यान देंगे, ये संधि आप जरूर नोट कीजिएगा इस पेपर पर। भवन निष्ठ नहीं है, भवत जोड़ निष्ठ, भवनिष्ठ शब्द बनता है योवर्स फेथफुली शब्द के लिए। अगला शब्द हमें दिया है प्रत्यय और आशा। पहले आप इस शब्द से जो संधि बनती है उसे ध्यान दीजिए। मूल जो शब्द है आपका संधि रूप है वो प्रत्याशा है। जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे यण संधि के नियमों में आप ध्यान दीजिए, प्रत्यय और आशा। जी हाँ दोस्तों, प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय और आशा है। तो दिया गया तीसरा जो विकल्प है वो भी उचित नहीं है। अतः जो विकल्प उचित बचा है वो है आपका क्षुधा जोड़ आतुर। थोड़ा सा यहाँ अगर ध्यान दें तो सीखने का कार्य है, थोड़ा सा और सीख सकते हैं। एक शब्द है सुधा और दूसरा शब्द जो आपके यहाँ लिखा है, आपको केवल कमेंट बॉक्स में इतना लिखना है कि अगर शब्द युग्म में इनको दोनों को पूछ लिया जाए
तो इन शब्दों का अर्थ क्या है, इनका अर्थ अंतर क्या है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आज के इस सेशन में दूसरा प्रश्न लिया गया है समास का, और समास विग्रह की दृष्टि से सही विकल्प पूछा है। समास विग्रह की दृष्टि से सही कौन सा है। जी दोस्तों, एक ये भी तरीका है समास विग्रह पर प्रश्न पूछने का। हमें दिए गए जो शब्द हैं इनसे समस्त पद बनाने हैं, सामासिक शब्द बनाने हैं पहले, उसके बाद हम इनका विग्रह भी देख लेते हैं। काक के लिए बलि, आप दो पद पकड़िएगा, प्रथम पद है पूर्व पद है और उत्तर पद बलि। मूल शब्द है, ये शब्द आ जाएगा आपके काक बलि। ये सामासिक पद है, ये समस्त पद है। दूसरे में नर भक्षी, ये पूर्व पद और उत्तर पद, तो शब्द बनकर आएगा नर भक्षी। तीसरे में ग्राम है, गत है, तो शब्द बनेगा आपके ग्रामगत। और चौथा जो हमारे सामने है यश और प्राप्त, तो शब्द बन जाएगा यश प्राप्त। ये इनके सामासिक रूप बन जाएंगे, ये इनके समस्त पद बन जाएंगे। अब हम इनका समास विग्रह जो जहां दे रखा है उसमें से सही है उसे तलाशते हैं। देखिएगा क्या कुछ है, यहां से शुरू करें। यश से प्राप्त, से विभक्ति दी है इन्होंने, जी नहीं से नहीं आएगी, ये होगा यश को प्राप्त। को विभक्ति यानी है तत्पुरुष समास में, आप पहचानिएगा कि को विभक्ति कौन से कारक की है और तत्पुरुष समास में इसका भेद कौन सा होगा। से नहीं होगा, यश को प्राप्त इसका समास विग्रह होगा। यहां दिया है ग्राम में गत, जी हाँ में नहीं आएगा, ग्राम को गत, यहां भी जो विभक्ति है वो को विभक्ति लगेगी। और यहां दिया है नर और भक्षी, जी ये कोई दो अलग अलग पद नहीं है, ये दोनों यहाँ आपके प्रधान नहीं हो सकते, और शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। यह है नर का भक्षण करने वाला, वह जानवर या वह प्राणी जो नर का ही भक्षण कर लेता है, नर को खाने वाला नरभक्षी। तो ये भी का भक्षण करने वाला या नर को खाने वाला, ये भी और नहीं आएगा, को विभक्ति का यहाँ प्रयोग हो सकता है। तो इस प्रकार से यश को प्राप्त, जी से नहीं होगा, नर और भक्षी ये भी नहीं आएगा, और ग्राम में गत नहीं आएगा, ये ग्राम को गत है। तो तीन ऑप्शन जरा आपने ठीक ठाक काट लिए हैं। तो फिर अगला जो आपके सामने सही है वो काक के लिए बलि। थोड़ा सा मैं इस पर आपसे समय चाहूंगा, आप देखिएगा इस शब्द को क्या कुछ है। ये जो बलि वाले शब्द हैं इनसे बनने वाले जो सामासिक पद हैं परीक्षा के समय आपको ये याद आएंगे परीक्षा भवन में क्या कुछ है। जैसे एक शब्द तो नॉर्मल है आपके पशु बलि, एक दूसरा जो शब्द है नर बलि, एक तीसरा जो शब्द है वो है बलि पशु, और ऐसा ही एक शब्द ये जस्ट आपके सामने ये काक बलि। जी दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि लगभग ये शब्द हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए हो सकता है कि हम इनमें धोखा खा जाएं, ऐसा लगे कि इनका समास विग्रह भी एक ही प्रकार से होता होगा। थोड़ा सा आप रुक कर इन शब्दों को सुनिएगा, समझिएगा, इन फ्यूचर किसी एग्जाम में इनका सामना हो सकता है, इन प्रश्नों से आपका सामना हो सकता है। पशु बलि, जी हाँ पशु की बलि दी जा रही है, पशु की ही बलि है। नर बलि में नर की बलि दी जा रही है, दोनों संबंध तत्पुरुष में चले जाएंगे। बलि पशु में बलि के लिए जो पशु लाया गया है उस पशु को हम बलि पशु कहेंगे। कहा जाए कि बलि पशु को खोल दीजिए, बलि पशु को यहाँ लाइए, बलि पशु बलि के लिए पशु है, के लिए आएगा इसके साथ। और काक बलि, इसका संबंध बेटे अपने श्राद्ध से है। श्राद्ध पक्ष में हम कौवे के लिए जो बलि निकालते हैं, कौवे के लिए हम जो बलि निकालते हैं वो बलि काक बलि है। जी हाँ, काक के लिए हम बलि निकालते हैं, ऐसा नहीं है कि काक की बलि दे रहे हैं। जिस प्रकार पशु बलि में पशु की बलि दी जा रही है, नर बलि में नर की बलि दे दी जाती है, उस प्रकार काक बलि में काक की बलि नहीं दी जाती, कोए की बलि नहीं है। कोए के लिए भोजन निकालते हैं श्राद्ध पक्ष में, वो भोजन काक बलि कहलाता है। तो इसका उचित विग्रह होगा काक के लिए बलि। ग्राम में गत नहीं है, ग्राम को गत, यश को प्राप्त, नर को भक्षण करने वाला नरभक्षी। इस प्रकार दूसरे प्रश्न में आपका पहला जो ऑप्शन है वो सही होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, क्या कहता है अगला प्रश्न। इन्होंने पूछा है वैमनस्य जो शब्द है इसका समानार्थी शब्द पूछा है।
थोड़ा सा ध्यान दें, समानार्थी पूछा है, विपरीत अर्थक नहीं पूछा है, विलोम शब्द नहीं पूछा है, समानार्थी पूछा है। वैमनस्य का विलोम शब्द सोमनस्य है। वैमनस्य का विलोम शब्द सोमनस्य है। वैमनस्य एक प्रकार की शत्रुता है, एक प्रकार की दुश्मनी है। मित्रता का विरुद्ध जो शब्द आएगा आप उसे पकड़िए। शत्रुता और दुश्मनी के लिए उपास्य शब्द नहीं है। सोमनस्य इसका विलोम शब्द है, ये इसका विलोम है। और वैरस्य जी ये न शब्द नहीं है, इसके आपके प्रचलन में नहीं है इस प्रकार का शब्द दुश्मनी के लिए। और जो शब्द बचा है वो शब्द है द्वेष। वैमनस्य शब्द का समानार्थी शब्द, इस प्रश्न को चुनने के पीछे एक उद्देश्य यही था कि वैमनस्य का आप विलोम शब्द भी जाने, और जब शत्रुता के पर्यायवाची, दुश्मनी के पर्यायवाची जब पढ़ें तो उनमें वैमनस्य, द्वेष ऐसे पर्यायवाची भी आपके सामने आए। मकसद पूरा हुआ। वैमनस्य का समानार्थी शब्द है द्वेष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है परस्पर पर्यायवाची कौन से विकल्प में है? जी दोस्तों, सारे शब्द हैं वो आपस में पर्यायवाची हैं। बहुत अच्छा प्रश्न चुना है। और आगामी जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो अपने अधीनस्थ बोर्ड की होंगे, चाहे वो आपके लोक सेवा आयोग की होंगी, बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं इन दिनों, और ये भी प्रश्न उन्हीं की श्रेणी में कहिएगा। पहला जो विकल्प है उसमें शब्द दिए हैं रमणी, ललना और वनिता। दूसरे में शार्दुल, मार्तंड, व्याल, पुलिस, पवि और पुण्य, तदबीर, विधि और त्राण। थोड़े से सीखने भी हैं आपको, इसलिए ये मुश्किल लेकर आए हैं। कई बार ये रहता है कि सर आप जो कंटेंट लाते हैं वो बहुत ही उच्च स्तर का है। बेटे, आपने जो मकसद चुना है वो मकसद निम्न स्तर का नहीं है, इसलिए आपके साथ जो प्रश्नावली है वो भी उच्च स्तर की ही रखी है हमने। आपका स्तर ही जब इतना ऊंचा है तो हम प्रश्नों का स्तर है वो सामान्य कैसे बना सकते हैं? और जो सच्चे योद्धा हैं वो इस बात का खौफ नहीं खाते, इस बात का भय नहीं है कि सामने सेना है वो कितनी बड़ी है। सच्चे योद्धा अपना कर्म करते हैं। आप इस नौकरी की लड़ाई का जो मैदान है इसके युद्धवीर हो, और ऐसे ही युद्धवीरों के लिए ये प्रश्न है वो है सामने। रमणी, ललना और वनिता, ये तीनों ही जो प्रश्न आपके शब्द हैं ये तीनों स्त्री के पर्यायवाची हैं। जी दोस्तों, प्रश्न की मांग तो पूरी हो गई कि परस्पर पर्यायवाची कौन से विकल्प में है। रमणी, ललना, वनिता स्त्री के पर्यायवाची हैं। शार्दुल शेर का पर्यायवाची है। मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची है। और व्याल सर्प का पर्यायवाची है। जी शार्दुल शेर है, मार्तंड सूर्य है, और व्याल ये सर्प है, नाग का पर्यायवाची। कुलिस और पवि ये दोनों शब्द हैं, ये वज्र के पर्यायवाची हैं। कुलिस और पवि दोनों वज्र के पर्यायवाची हैं। पुण्य ये अलग हो गया, वज्र के साथ नहीं आएगा। पवि और पुण्य को आप एक नहीं माने। पवि है, पवित्र न पढ़ें, कई बार ये भी धोखा दे जाता है। साइकोलॉजिकल बनाया गया है कि कहीं बच्चा भूल से इसको पवित्र और पुण्य पढ़ने की कोशिश करे। अगला तदबीर और विधि। तदबीर और विधि ये उपाय के पर्यायवाची हैं। किसी चीज का समाधान हम खोजते हैं, उपाय जो करते हैं उस उपाय का तदबीर और विधि ये हैं। और त्राण ये बचाने के लिए है, ये रक्षा के लिए है। जो आप शब्द देखते हो त्राही, त्राही माम त्राही, उसी त्राही का ही एक रूप है, वो त्राण है, बचाने के लिए, रक्षा के लिए है ये शब्द। तो तदबीर और विधि उपाय हैं, लेकिन त्राण रक्षा है। कुलिस और पवि वज्र हैं, ये पुण्य के साथ नहीं है। शार्दुल शेर है, मार्तंड सूर्य है, व्याल सर्प है, ये परस्पर आपस में पर्यायवाची नहीं है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा स्त्री के पर्यायवाची रमणी, ललना, वनिता। जी, मैं ये चाहता हूं कि स्त्री के जो अन्य पर्यायवाची हैं उनको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, बताएं कि आपने वास्तव में तैयारी की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न विलोम शब्द को लेकर है। कौन सा एक युग्म है जिसमें आपस में जो विलोम शब्द हैं वो सही हैं? जी, पहला दिया है इन्होंने महात्म्य के साथ तदात्म्य। जी नहीं, ये दोनों ही शब्द हैं वो परस्पर न पर्यायवाची हैं और न ही विलोम शब्द हैं। कई बार ये होता है कि हमें शब्द है उसकी बनावट को देखकर
ऐसे ऐसे कर लेते हैं कि हाँ ये इसका विलोम शब्द हो जाएगा। हैं बहुत सारे विद्यार्थी ऐसी ही एक स्थिति बना रखी है, उन्होंने ऐसी मानसिकता पाल रखी है कि जो शब्द हैं उनका साउंड कुछ एक जैसा हो, उनका उच्चारण एक जैसा हो, तुकांतता उनमें मिले, तुकांत हो, तुकबंदी वाली स्थिति हो, तो एक दूसरे के हम इन्हें बना सकते हैं, विलोम शब्द मान सकते हैं। बचपन से भी हम यही इस प्रकार का ही सीखते आए हैं, सजीव है, निर्जीव है, चर है, अचर है, इस तरह के शब्द। लेकिन नहीं दोस्तों, सारे शब्दों में ऐसा खेल नहीं है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो परस्पर पर्यायवाची हो सकते हैं, उच्चारण की समरूपता है, और बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो न विलोम शब्द हैं न पर्यायवाची हैं, फिर भी उच्चारण एक जैसा हो सकता है। बहुत अच्छे शब्द चुने गए हैं दोनों। अच्छे इसलिए कहूंगा कि उस शब्द शुद्धि को लेकर इन शब्दों का पूछने का जो प्रतिशत है, अनुपात है, वो बहुत ज्यादा रहता है। महात्म्य और तदात्म्य, किसी दिन जब इनके ऊपर ये प्रत्यय को लेकर क्लास हम पूरी लेकर आएंगे, उस दिन मैं इनकी बहुत अच्छे से व्याख्या करवा के आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना मान लो कि ये एक दूसरे के पर्यायवाची भी नहीं है और विलोम शब्द भी नहीं है। अगला इन्होंने शब्द दिया है अंगीकृत और बहिष्कृत। जी बिल्कुल ठीक दिया है, विलोम शब्द है, सही युग्म भी यही है। अंगीकृत स्वीकार करना और बहिष्कृत अस्वीकार करना, बहिष्कार कर देना, विलोम शब्द की दृष्टि से ये युग्म है वो सही है। अगला अंतर्धान और तिरोधान, दोनों ही शब्द हैं वो गायब हो जाने के लिए हैं। अंतर्धान और तिरोधान दोनों ही गायब हो जाने के लिए हैं, तो ये दोनों शब्द आपस में पर्याय कहे जा सकते हैं, ये विलोम शब्द नहीं है। अगला दिया है अनुषंग और निषंग। नहीं बेटा, केवल और केवल शब्द का उच्चारण की साम्यता बैठने के कारण यह विलोम शब्द नहीं है। निषंग है, इस शब्द का अर्थ है वो तुणीर है, तर्कश है। अनुषंग का ये विलोम शब्द नहीं है, ये इसका पर्यायवाची नहीं है, तो ये भी जोड़ा यहाँ गलत होगा। दिए गए प्रश्न का सही जवाब अंगीकृत और बहिष्कृत है। आप शब्द शुद्धि में इन शब्दों को सीख सकते हैं। शब्द शुद्धि में महात्म्य, तदात्म्य, अंतर्धान, तिरोधान, उसके बाद आप व्यंजन संधि के दौरान अनुषंग, निषंग, इन शब्दों को भी देख सकते हैं। इन शब्दों से दोस्ती कर लीजिएगा। एक प्रकार से मैं कई बार कक्षाओं में कहता हूं, अपने ऑफलाइन क्लासों में भी, दिल लगाइए इनके साथ, ये कहीं ना कहीं आपको नौकरी लगाने में सहयोग करेंगे। आप इनके साथ दिल लगाइएगा। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। अगला प्रश्न शब्दों का शुद्ध रूप पूछा है। वर्तनी की शुद्धि से कौन से जो शब्द हैं, सभी शब्द हैं उनकी वर्तनी शुद्ध है। कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें दिए गए सारे ही शब्दों की वर्तनी शुद्ध है? जी हाँ दोस्तों, एक बहुत शानदार प्रश्न कहूंगा जिसका स्तर वास्तव में ही बहुत शानदार है। आपके आरपीएससी के जो पेपर हुए हैं इन दिनों, जो आपके प्लाटून कमांडर के पेपर हुए हैं, टेलीकॉम एसआई के पेपर हुए हैं, आपके पीछे जो और एसआई में जो पेपर पूछे गए हैं 2025 के इस वर्ष में, ये बहुत शानदार प्रश्न है। आप सामना कीजिएगा थोड़ा सा इसका। पहला इन्होंने दिया है अजीबोगरीब। पहला जो शब्द है अजीबोगरीब, दूसरा शब्द है वो तनख्वाह, तीसरा शांगोपांग, आगे दुरुस्तीकरण, और अंततः शब्द दिया है पसोपेश। दूसरे में अहमियत आलिशान, उपना है खुरापाती और घमसान दे रखा है। अगले में धिंगा मुस्ती, पर्दापास, मशगूल और लथपथ दिया है। सामर्थ्यता भी दिया है साथ में। सौरभ, स्वस्तिक, शताब्दी, बेइज्जती और जब्त, ये शब्द दे रखे हैं। कौन सा एक है जिसके सारे शब्द शुद्ध हैं? ऐसे प्रश्न का आप सामना जब करें तो एक पूरे होशो हवास के साथ, पूरी तैयारी के साथ आप इनका सामना करें। देखो मैं एक तरीका बताता हूं, आप सुनिएगा क्या कुछ है। जी हम यहां से शुरू करें। शब्द दिया इन्होंने सौरभ। जी दोस्तों, सौरभ, इसमें भय है, यहां भय का उच्चारण नहीं है। दूसरा स्वस्तिक शब्द, जी दोस्तों बिल्कुल शुद्ध है। कभी आप इसके और धोखे में न आ जाएं कि यह स्वास्तिक लिखा जाता है। यह स्वास्तिक नहीं है दोस्तों, यह स्वस्तिक ही शुद्ध है। इसमें एक प्रत्यय नहीं लगा है। यह सु और अस्थि से बना हुआ शब्द है। यह सु और अस्थि से बना हुआ शब्द है, स्वस्तिक शब्द है, स्वास्तिक नहीं है। यह शब्द पूर्णतया शुद्ध है। अगले शब्द में चलते हैं शताब्दी। जी एक सामान्य तैयारी का बच्चा है वो भी यहाँ ठीक ठाक पहुंचेगा। किसी दिन बहुवचन में आप इसका रूप देख लेते हैं, जहां इकारांत शब्द हैं वो इकारांत हो जाते हैं, तो वहां तो भले ही आप शताब्दियां
शताब्दियों में ई की मात्रा है वो लघु देखें, लेकिन नॉर्मली आप जब लिखते हैं तो शताब्दी ये आपके दीर्घ मात्रा में ही चला जाएगा। जो बच्चे समास को भी साथ में पढ़ते हैं वो बच्चे इस शब्द को द्विगु समास के साथ लिंक करके और पढ़ सकते हैं। अगला शब्द दिया है बेइज्जती। जी, बेइज्जत, इज्जत है तो ई वाली जो शब्द आपके अक्षर है उसको छोड़ दिया गया है। बेइज्जती ई रखा ही नहीं है सामने, थोड़ा सा ध्यान दें, पूरी तरह से अशुद्ध है। अगला जो शब्द दिया है जब्त, अक्सर उच्चारण ठीक न करने के कारण आप इसे जब्त कह देते हैं, जबकि ये शब्द है वो जब्त, ये बै का उच्चारण है बेटा, यहाँ पै नहीं है, इसे भी आप ध्यान दें। ये शब्द भी अशुद्ध है, शताब्दी भी अशुद्ध है, बेइज्जती भी शुद्ध है, ये भी अशुद्ध गया। स्वस्तिक है, ये शब्द जो शुद्ध है, लेकिन सौरभ अशुद्ध है। अगला ये चाह रहा है कि सारे शब्द शुद्ध कौन से हैं, तो ऑप्शन चौथा नहीं आएगा। आइए हम तीसरे ऑप्शन की ओर चलें। शब्द दिया है धींगा मुस्ती। जी हाँ बेटा, धींगा मुस्ती शब्द ही है, कभी आप इसे धींगा मस्ती शब्द न पढ़ें, यह मुस्ती ही है, मस्ती शब्द नहीं है, इसका आप ख्याल रखें। यह शब्द शुद्ध है, बिल्कुल ठीक है। ये पर्दा पास नहीं है, यह पर्दा फाश है, यह पर्दा फाश है बेटा, यह पर्दा पास नहीं है, ख्याल रखें। मशगुल नहीं है, मशगूल है। लथपथ, यह तय नहीं है बेटा, थ है, लथपथ। अहमियत शुद्ध है, आलिशान शुद्ध है, लेकिन उपनाह नहीं है, उपाना, उपानाह शब्द है। और खुरापाती ठीक है, लेकिन घमसान नहीं है, घमासान है। ये शब्द फिर अशुद्ध हो गए। उपनाह ये अशुद्ध हो गया, घमसान है ये अशुद्ध हो गया। अब शब्द जो ऑप्शन बचा है वो तो ठीक हो गया आपका, लेकिन शब्दों पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अजीबो गरीब शब्द ही है, और अजीबों में भी कहीं आपको ये लगे कि सर बहुवचन वाले जो शब्द हैं उनके साथ हम अनुनासिक बनाएं, तो नहीं बेटा, अजीबो गरीब में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कोई आपके अनुनासिक नहीं बनेगा। आप इसका भी ध्यान रखें। तनख्वाह, जी कई बार ये होता है कि जब आ का उच्चारण होकर बाद में है का उच्चारण हो रहा है तो हम अक्सर इसे है को बोलने में छोड़ देते हैं, लिखने में तो रख लेते हैं इसे, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ये न तनख्वाह है, न तनख्वाह है, इसका जो शुद्ध रूप है वो तनख्वाह यही है। अगला जो दिया है वो संधि का बहुत अच्छा एक उदाहरण कह सकता हूं मैं, स जोड़ अंग जोड़ उप जोड़ अंग, ये ठीक है। एक अगला शब्द दुरस्तीकरण, थोड़ा सा इस शब्द को देखना बेटा, जब भी ई और इसके आगे करण शब्द लग रहा है तो आप ख्याल रखें कि ये जो मात्रा है ये दीर्घ ही आनी है। चाहे आप शुद्धिकरण शब्द लिखें, चाहे आप सशक्तिकरण शब्द लिखें, ऐसे शब्दों में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप कि ये जो शब्द हैं इनमें आपके ई है ये दीर्घ ही है, ये बड़ा ही है। नगरीकरण और वृद्धिकरण ऐसे जो शब्द बन रहे हैं, शहरीकरण, ऐसे शब्दों में आप ख्याल रखें कि ये जो मात्रा है ये दीर्घ ही रहनी है। इस पर्सन से संबंधित अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अंतिम जो शब्द दिया है वो पसोपेश, थोड़ा सा इसे ख्याल रखें, ये उर्दू के शब्द हैं, ये पस और पेश शब्द है। आप इसको इस रूप में कभी अगर देखते हैं तो जरूर उस पर ध्यान दीजिएगा, और आप इस असमंजस में, इस पसोपेश में भी नहीं रहे कि पसोपेश जो है वो इस रूप में भी लिखा जाता है। अपना पसोपेश आप भी ठीक कर लें, इस असमंजस से आप भी बाहर निकलें। दिया गया जो प्रश्न है उसको आप पूर्णतया एक बार फिर से देख लीजिएगा क्या कुछ है। इन्होंने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, ये मानिए कि कम से कम 3 या 4 प्रश्नों की मेहनत हमसे एक में ही करवा ली है। सारे शब्दों की वर्तनी है वो शुद्ध किस में है। जी दोस्तों, पर्दा पास नहीं होना है, लथपथ नहीं होना है, जब्त नहीं, बेइज्जती नहीं, शताब्दी नहीं, सौरभ नहीं, सामर्थ्यता तो बाकी रह गया था। जब ये प्रत्यय लग गया तो ता प्रत्यय नहीं लग सकता। जब आप किसी शब्द का, खास करके किसी विशेषण शब्द को जब आप भाववाचक संज्ञा में बदल रहे हैं तो या तो पुल्लिंग बनाइए यह प्रत्यय लगाकर, या स्त्रीलिंग बनाइए ता प्रत्यय लगाकर। आप दोनों तो एक साथ लगा ही नहीं सकते ना। माधुर्यता नहीं हो सकता, माधुर्यता नहीं हो सकता, लालित्यता नहीं हो सकता, सामर्थ्यता नहीं, जब ये प्रत्यय आ गया तो ता प्रत्यय नहीं हो सकता साथ में, इसका आप खास करके ध्यान रखें। खुरा ये सॉरी आपके उपनाहा ये वाला अब शुद्ध है, घमसान अशुद्ध है, तो इस स्थिति में जो शुद्ध बचता है वो आपके पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। 7वां प्रश्न दिया है, शब्द युग्म की दृष्टि से असंगत कौन सा है। शब्दों के जोड़े दिए हैं और असंगत पूछा है। असंगत, और एक अच्छी भली मेहनत हमसे करवाई है, आप इसे थोड़ा सा ठीक पढ़ें। ये शुद्धि है और इसका जो अर्थ दिया है वो साथ में विद्वान दे रखा है, इसे आप ठीक पढ़ें। जी दोस्तों, सूची पवित्र है, सूची तालिका है, ये बिल्कुल ठीक है, असंगत नहीं है। ये प्रश्न का उत्तर नहीं लगाया है, अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि कैसे संगत कौन कौन से हैं वो देख लीजिएगा। सूची पवित्र और सूची तालिका, ये ठीक है। शुद्धि आए शुद्धि जाए, याद है। और शुद्धि, जैसे मैं कहूं कि मेरे शुद्धि श्रोता, मेरे शुद्धि दर्शक हैं, ये शुद्धि विद्वानों के लिए ही है ये अश्व है, घोड़ा है, और है ये त्यागने योग्य है, त्याज्य है, तुच्छ है, जैसे हम घृणित समझे वो। मदिरा शराब, यहां तक भी ठीक है, लेकिन मंदिरा, मंदिरा मंदिर वाला जो शब्द है वो नहीं है बेटा, ये छोटा मंदिर नहीं है। जी दोस्तों, मदिरा शराब है लेकिन मंदिरा ये छोटा मंदिर नहीं है। दोनों के अर्थ सही दे रखे हैं, अश्व और तुच्छ। शुद्धि याद है और शुद्धि विद्वान है। सूची पवित्र और सूची तालिका। प्रश्न ये रहेगा कि मंदिरा अगर छोटा मंदिर नहीं है तो इस शब्द का अर्थ क्या निकलेगा, इस शब्द का अर्थ क्या है। कभी अगर पूछ लें आगे की किसी परीक्षा में, हो सकता है, हम तैयारी तो कर रहे हैं। मदिरा तो शराब है लेकिन मंदिरा क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएंगे कि यह क्या कुछ है। सर्च कीजिएगा, ढूंढी हुई चीजें हैं वो स्थायी हो जाती हैं, कभी भूलते नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनेकार्थी शब्द कनक का अर्थ नहीं है। प्रश्न को मैं सामान्य ही कहूंगा, क्योंकि आप जब जब यमक अलंकार पढ़ते हैं तो कनक शब्द के अर्थ हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। कुछ तो गीत गानों में भी हमारे यहाँ मिल जाते हैं, ठाके रख दूंगा कनक की बोरी रे, इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हो। कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकार, वो सवर्ण और धतुरा यह आपने पहले से ही पढ़ रखा है। और कनक की बोरी उठाकर रख रहे हो तो निश्चित रूप से गेहूं है। तो फिर दिया गया जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा अर्थ नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। आमर, आम, इसका अर्थ नहीं है कनक का। अगला जो प्रश्न है वो अनुचित विकल्प है, उसे चुनने के लिए कहा है। ये वाक्यांश के लिए एकल शब्द संबंधित प्रश्न है। वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया है, वो प्रश्न है नित्य नया आनंद करने वाला। जी दोस्तों, नित्य नया आनंद करने वाले को नवरंगी ही कहते हैं। अनुचित विकल्प नहीं है, वो सही नहीं लगा रहा हूं, पहले हम इसको पूरा पढ़ रहे हैं। नित्य नया आनंद करने वाला व्यक्ति नवरंगी ही है, जो नए नए रंग, रंग मतलब आनंद है, कलर नहीं है यहाँ। दिन भर के कार्य लिखने की जो पुस्तिका है वो दैनिकी या दैनंदिनी, इन इंग्लिश डायरी कहलाएगी। और स्त्रियों के समान हाव भाव करने वाला व्यक्ति है वो जनखा कहलाएगा। दोस्तों, 2 शब्द हैं, ध्यान दें आप इन्हें। स्त्री जैसे स्वभाव वाला ये स्त्रैण है, स्त्री जैसे स्वभाव वाला स्त्रैण, और स्त्री के समान हाव भाव करने वाला ये जनखा है। दोनों ही शब्दों पर ध्यान दे लीजिए। स्त्रियों के समान जो व्यवहार करता है वो स्त्रैण है, स्वभाव वाला, और इसके समान हाव भाव करने वाला ये जनखा है। रहा तीसरा ऑप्शन, ठाकुर का अधिकार, ठाकुर का पद या ठाकुर का भाव। जी, ठाकुराइन नहीं है। ठाकुराइन शब्द तो ठाकुर का स्त्रीलिंग है, और ठाकुराइन ये ठाकुर का अधिकार पद या भाव नहीं है, ये तो स्त्रीलिंग हो गया। ठाकुर का अधिकार पद या भाव क्या है, ये पद आई प्रत्यय लगाकर आप शब्द बनाओगे ठकुराई। ठाकुर का अधिकार पद भाव क्या कहलाएगा, ठकुराई। तो दिए गए जो 4 ऑप्शन हैं वाक्यांश के लिए एकल शब्द से संबंधित, उसमें कौन सा अनुचित होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठाकुर का अधिकार पद या भाव ठकुराइन नहीं कहलाएगा, यह ठकुराई कहलाएगा। दोनों शब्दों में पूरा पूरा अंतर है, इसे आप ध्यान में रखें। शब्द जरूर ध्यान में रखें आगे, स्त्रीण और जनखा, इन शब्दों को भी। और वाक्यांश के लिए एक अच्छी आप तैयारी करें एकल शब्दों वाले। एक ऐसा ही प्रश्न और है जो वाक्यांश के लिए एकल शब्दों से ही दिया है। इन्होंने शब्द पहले दिया है, सामने इसके लिए वाक्यांश दिया है, और इसमें भी हमसे अनुचित चुनने के लिए कहा है। जी दोस्तों, पहला शब्द निष्णांत, किसी विषय का बहुत अच्छा जानकार। जी बिल्कुल ठीक है कि ये निष्णांत ही कहलाता है।
मगर अनुचित नहीं है। एक बार हम पेपर पढ़कर आएंगे, इसका ऑप्शन हम बाद में लगा रहे हैं। प्रतीप, जी दोस्तों, आशा के प्रतिकूल फल निकलना या आशा के विपरीत घटना होना, बिल्कुल ठीक है। प्रतीप अलंकार में भी शामिल है और शब्द का जो सामान्य अर्थ है, शब्दकोशीय अर्थ है, वो यही है। बुभूषा, बुभूषा शब्द है यश की इच्छा या यश की कामना। थोड़ा सा इसे आप ठीक से पढ़ें, इसे आप बुभुक्षा न पढ़ें। जी दोस्तों, ये दो शब्द हैं और आप इन दोनों शब्दों का जो धोखा है उस धोखे से बचें। बुभूषा शब्द अलग है, बुभुक्षा शब्द अलग है। ये खाने की इच्छा है, आप इसे भूख कहते हैं, ये अलग है। लेकिन बुभूषा है वो यश की इच्छा और यश की कामना है। किसी दिन समय मिला तो एक पूरी क्लास ये जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं रखने वाले हैं, ऐसी ही चीजों के ऊपर बनाकर आपके सामने पेश करेंगे। करीबन ये बहुत अच्छी एक क्लास का पूरा मैटर है इन शब्दों के ऊपर। तो तीनों शब्द ठीक हैं, निष्णांत ठीक है, किसी विषय का बहुत अच्छा जानकार। प्रतीप बिल्कुल ठीक है, किसी आशा के प्रतिकूल फल या घटना को प्रतीप कहते हैं। बुभूषा यश की इच्छा और कामना है। शब्द दिया है रुजस्कर, इसे पीड़ा कहा है, रोग आदि हरने वाला कहा है, पीड़ा रोग आदि हरने वाला। रुजस्कर शब्द दिया है बेटा, कर शब्द पकड़िएगा। अगर दिन को करने वाला है तो दिनकर कहलाएगा, निशा करने वाला है तो निशाकर कहलाएगा। शब्द पकड़िएगा, कर करने वाला है। इन्होंने हर शब्द के स्थान पर कर दिया है। रुज जो शब्द है, ये रुज रोग का ही पर्यायवाची है, ये बीमारी का ही पर्यायवाची है। एक शब्द आप जरूर देखते होंगे, निरामया शब्द देखते हैं, आमय शब्द देखते हैं, एक और शब्द देखते हैं निरुज। निरुज निरोग को ही कहते हैं। निरोग जिसे कोई रोग न हो, रोग से जो दूर है, वो निरुज है, निरोज है। तो रुज रोग और बीमारी को ही कहते हैं। रोग आदि हरने वाला, और हरने वाले शब्द के लिए कर शब्द नहीं है, इसके लिए हर शब्द आएगा, इसे ध्यान दीजिएगा। तो रुजस कर ये पीड़ा देने वाला हो सकता है, पीड़ा पैदा करने वाला हो सकता है, ये पीड़ा हरने वाला शब्द नहीं है। तो अनुचित विकल्प है वो हमारा रहेगा रुजस्कर। एक बहुत अच्छा प्रयास मैंने मेरी ओर से किया है। ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा है, ये क्लास है वो कहाँ तक सफल है, क्या कुछ गलतियां रही हैं, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। आप जरूर करें, लाइक और शेयर करना, ये इतना तो बनता है, हमारी मेहनत है। आप जरूर करें इस चीज को, और लगातार हमारे ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले एक बहुत अच्छे शानदार पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।